क्लास को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले क्या प्रॉब्लम? सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम बिगाड़ा था एक क्वेश्चन के पीछे, जो कि मतलब वी कैन से वेरी ब्लंडर मिस्टेक, मेरी गलती थी उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टक हो रहे थे बार बार कि हमारा आंसर जो हमें आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था वो मैं बताता हूँ। हम लोग रूल भी सही अप्लाई कर रहे थे, सब कुछ सही कर रहे थे, गड़बड़ हमने ये की थी, समझिए। यहाँ पर हमने गड़बड़ बेटा ये की थी कि ये जो 1/r² + x²⁵ आपको दिख रहा है ना, तो v की वैल्यू मैंने 1/r² + x² कंसिडर की थी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब हम डिवीजन रूल यूज कर रहे होते हैं, ये तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैंने ये वैल्यू कंसिडर की है तो मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको u माना है और इसको v माना है, तो v की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी r² + x²⁵ और मैं क्या ले रहा था 1/r² + x²⁵। अगर मैं 1/r² + x²⁵ लेता तो मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता। कौन सा रूल यूज करना पड़ता? प्रोडक्ट रूल। और दोनों ही रूल से आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको करके बताता हूं वही चीज। देखिए, हमारे पास में ये इक्वेशन थी, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब बेटा यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल है कि ये जो x है इसको आपने u मान लिया, और जो r² + x²⁵ इसको हमने v मान लिया। अगर आप डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं तो v डॉट du/dx माइनस u डॉट du/dx बाय v² = 0, ये हम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है r², u डॉट du/dx माइनस v डॉट du/dx बाय v² = 0। u की वैल्यू कितनी है? x। u की वैल्यू कितनी है? x। अब d/dx ऑफ v, तो d/dx ऑफ v की वैल्यू कितनी है? r² + x²⁵ है। यस और नो? है कि नहीं? सर पहले v नहीं आएगा, v डॉट du/dx v आएगा कि u आएगा? अरे v, डिवीजन रूल सर में तो v v आएगा, आएगा। v आएगा, v v आएगा। आएगा। यस 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 यस, v आएगा। पहले सही लिखा था, v आएगा, सही बात है। v डॉट du/dx माइनस u डॉट du/dx बाय v² = 0। v की वैल्यू आ जाएगी r² + x²⁵ d/dx ऑफ u। अब u की वैल्यू कितनी ली है बेटा? x ली है, तो d/dx ऑफ u मतलब कि 1 माइनस u की वैल्यू कितनी है? x डॉट dv/dx, तो d/dx ऑफ r² + x²⁵ = 0 अपॉन v का स्क्वायर। अब v का स्क्वायर जाएगा यहाँ पर तो 0 ही होना है। इसको मैं हटा देता हूँ, फालतू में जगह रोकेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हो जाएगा r² + x²⁵ माइनस x डॉट d/dx ऑफ r² + x²⁵। तो यहाँ पर 3/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा r² + x², 3/2 माइनस 1। तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 1 कितना होगा? 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x = 0। तो अब आ जाएगा r² + x²⁵ माइनस 3x/2 इंटू r² + x²⁵ इंटू 2x। अब ये 2x में एक ये 2 और ये 2 हटा देते हैं तो ये वाला 2 गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये x और ये x मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये 3x² हो जाएगा = 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ, अब इस इक्वेशन को उठा लो। सर 5/2 नहीं आएगा 1/2 की जगह पे? नहीं आएगा। 3/2 माइनस 1 कर, वो -3/2 -1 कर रहे थे ना, इसलिए गड़बड़ हो रही थी।
ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर बचा अंदर, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1/2 बाहर आ गया, तो बचा गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आया, तो ये इधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस 2x को, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। और हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, राइट। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या तो हो सर जाएगा वो बेटा, अपना ब्रैकेट के बाहर से निकाला, उधर से वापस कराऊंगा, वो देखा नहीं था उसके बाद। बेटा ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो यस सर। तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x सर स्क्वायर समझ इक्वल्स टू गया। 0 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस r/√2, बस यही वैल्यू हमें मिल रही थी। बोलो आया समझ में। तो लास्ट लेक्चर में यहां पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ की थी कि v को हमने मान लिया था 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2, जो कि गलत था। v हमें अगर डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो r² प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2 ही लेना था। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये सब हमने कर लिया था, राइट। यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्ट्रेट वायर, ठीक है, लैम्डा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर x पे जाके dx एलिमेंट लिया था, उस dx एलिमेंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड d मिली थी, जिसके दो कंपोनेंट लिए थे, एक d cos थीटा, एक d sin थीटा। d sin थीटा दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वायर एंड d cos थीटा इज द परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है। ओके, d की वैल्यू हमें मिली थी k dq बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आफ्टर दैट हमने पैरेलल के लिए डिटरमाइन किया था, मतलब फाइंड आउट किया था, इंटीग्रेशन किया था सिमेट्री के लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ d sin थीटा अगर पैरेलल लेते हैं तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू स्प्लिट की थी एंड x को हमने थीटा में कन्वर्ट किया था, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन y है हमारे पास में, तो वहां से x की इक्वल्स टू y tan थीटा एंड dx इक्वल्स टू y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx पर d थीटा हो जाता है y sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसकी वैल्यू को उठा के आप इक्वेशंस में पुट करते हैं, यहाँ पर इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलती है। जो छोटा एंगल होता है उसको हम माइनस लेते हैं, जो बड़ा एंगल होता है उसको हम प्लस लेते हैं। इंटीग्रेशन किया था -θ2 से लेके θ1 तक, ठीक है, एंड फाइनल आंसर हमें मिला था E पैरेलल इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाय y cos θ2 माइनस cos θ1। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ चलिए, नहीं है बहुत तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सभी का फंडा। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि अगर आपसे कहा जाए परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम कंडीशन है, सेम केस है एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको फाइंड करना था, तो क्या करेंगे? क्या आंसर आया आपका परपेंडिकुलर के लिए बेटा? सर k लैम्बडा बाय y इनटू द ब्रैकेट sin θ1 प्लस sin θ2। एग्जैक्टली, sin θ1 प्लस sin θ2। कितने बच्चों का आ गया आंसर ये? यस सर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है d cos थीटा हमारे पास में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है d cos थीटा। तो यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए E perpendicular equals to integration of dE cos थीटा। अच्छा, अब d cos थीटा में d की वैल्यू क्या है? तो d की वैल्यू है k लैम्डा dx बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो k लैम्डा dy अपॉन x, सॉरी
k lambda dx by x square plus y square into cos थीटा, ये वैल्यू है, राइट। अब समझिए यहां पर अगर आप यहां पर k lambda by x square plus y square और dx into, अब यहां पर हमारे पास dx है, हमारे पास क्या है dx। हमने पहले ही x को थीटा में कन्वर्ट करके देखा था, तो हमने वहां पर क्या फाइंड आउट किया था बेटा कि dx की जो वैल्यू है वो क्या आ रही थी, dx by d थीटा, y into sec square theta. dx की वैल्यू हमने लिखी थी y into sec square थीटा d थीटा, राइट। यही लिखा था dx की वैल्यू के लिए। यस सर, यही लिखा था। ओके तो क्या हम फिर से इसे लिख सकते हैं, देखो k lambda by x square plus y square, ठीक है। अब cos थीटा एक मिनट, k lambda इस dx की जगह लिख सकते हैं y sec square थीटा d थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको रीअरेंज कर देते हैं, cos थीटा d थीटा लिख देते हैं इसको, राइट। तो इसको लिख देंगे cos थीटा d थीटा डिवीजन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप सभी जानते हैं कि x को हम क्या लिख सकते हैं, y tan थीटा लिख सकते हैं। यहां पर हमने किया हुआ है, देखिए x को हमने क्या लिखा था बेटा, y tan थीटा। तो सिमिलरली यहां पर मैं x को y tan थीटा लिखूंगा तो y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि वाई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो वाई स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यस और नो। Yes, sir. तो यहाँ पर मैं क्या डायरेक्टली एक स्टेप लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक वाई गया और यहाँ से एक वाई गया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा, के लैम्डा बाय वाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है Yes, सभी sir. को? यस ओके गुड। अब आगे देखिए, के लैम्डा बाय बाय कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक करेंगे, तो वी कैन राइट के लैम्डा बाय बाय इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो के लैम्डा बाय, अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा होगा क्या, यस सर। और लिमिट माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक, तो के लैम्डा बाय अपर लिमिट आएगी साइन थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट आएगी साइन ऑफ माइनस थीटा 2, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय बाय साइन थीटा 1। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, के लैम्डा बाय वाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो क्लियर है सभी को? यस यस क्या Yes, sir. सभी को ये दोनों फॉर्मूलाज याद रह यस सर। जाएंगे, यस सर। राइट? यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए पहले। Anyone has any doubt in this? नो सर। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। चलिए जैसे कि अगर हम माने कि एक और हमने सिमिलरली एक फाइनाइट लेंथ का वायर लिया है जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, उसके लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा। क्या लिया है, प्लस लैम्डा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहाँ पर समझिए, यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो आपको इतना क्लेरिफिकेशन मिल चुका होगा अभी तक
देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको बता देता हूं कि अगर ये आपने थिन वायर लिया था तो उसकी वजह से लीनियर चार्ज, ये आपका पैरेलल कंपोनेंट आ रहा था और ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ कहीं मिलेगी, तो वी कैन से ई नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर एंगल थीटा बना हुआ है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर बाय ई पैरेलल। बोलो आई बात समझ में? दूसरी चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है तो k लैम्डा y sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, तो वी कैन राइट k लैम्डा बाय y sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, डिवीजन में देखिए k लैम्डा y पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाय y cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा tan थीटा। अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन से sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 बाय cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? Anyone has any doubt in this? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अगर बेटा हम कोई एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। सिमिलरली लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने ली हुई है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने कोई लैम्डा ले लिया, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से प्लस लैम्डा। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर आप एंगल यहाँ पे बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा है, राइट। अब मान लो ये वाला एंगल हो गया आपका 20 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाता है आपका 40 डिग्री, ठीक है। और अब आपसे कहा जाता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या पूछा जाता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ में आ रहा है बेटा? और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया है D। बोलो क्लियर है? अब यहां पर जब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दैट मींस आप एक चीज समझिए कि इसकी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ठीक है, ये लेंथ है इसकी। तो जितनी लेंथ यहां पर है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां से उठा के यहां रख दूं तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगी। यस और नो? भाई अगर ये 2 है और ये 2 है तो जितना, अगर 2 यहाँ है तो इतना ही 2 यहाँ कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो पार्ट बचता है, इतना चार्ज जो रहेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल होगा नहीं, जब ये कैंसिल नहीं होगा तो उसकी वजह से तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई मिलेगी ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ चार्ज है, उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यस और नो? और जिस तरफ हमारे पास चार्ज होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर यहाँ पर चार्ज है तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। मतलब कि पैरेलल, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है
उसका नेट इधर आ जाएगा, यस और नो? सर एक बार वापस समझाओ ना। बेटा चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, इस पार्ट पे चार्ज डेंसिटी है कि नहीं है ज्यादा? यस सर। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा था उतना ही इतना उसने इतना सॉरी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा उतना ही यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसकी वजह से तो मिल सकता है, जो बचा हुआ चार्ज है उसकी वजह से, मतलब बचा हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से मिल रहा है? रिमेनिंग चार्ज की वजह से मिल रहा है। बात आ रही है समझ में? तो यस सर। यहाँ पर हमें ये वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा, दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। बात आई समझ में? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला भी है उसको फाइंड करने का। क्या फॉर्मूला है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करने का? के लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है? तो डी दिया है, ठीक है, और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहाँ पर थीटा 1 कौन सा होगा और थीटा 2 कौन सा होगा बताइए? थीटा 1 40 और थीटा 2 20। थीटा 1 हो जाएगा आपका 40 एंड थीटा 2 हो जाएगा आपका 20। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि जो एंगल छोटा है उस एंगल को हम क्या ले लेंगे? थीटा 2 ले लेंगे, राइट? क्यों? बिकॉज cos 20 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है या cos 40 की वैल्यू बड़ी होगी? cos 20 अगर हम यहाँ पे देखें कि cos 20 is greater than cos 40, yes or no? cos 20 is greater than cos 40। तो जो पैरेलल हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए हम लिखेंगे k लैम्डा बाय d cos थीटा 2। cos थीटा 2 मतलब cos 20 माइनस cos 40। बोलो क्लियर है यहां तक? अब बेटा आपसे कहा जाए कि आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इससे परपेंडिकुलर आपका ये वाला आ जाएगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सो वी कैन राइट के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1। अब साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 40 डिग्री है, तो हमने लिख दिया साइन 40। और साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री है, तो हमने लिख दिया साइन 20। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. पक्का? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमें परपेंडिकुलर एंड पैरेलल दोनों ही मिल गए। तो यहां से हम चाहे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर एंगल बड़ा है तो वो थीटा 1 और एंगल छोटा है तो वो थीटा 2 कंसीडर करेंगे, राइट? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए। कहां पर? बाइसेक्टर पे। बाइसेक्टर पे मतलब समझिए, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। इफ एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अगर हम दोनों एंगल्स को, जो एंगल हमें मिल रहे हैं उसको अगर इक्वल कर दें, हमने सेम वही कहानी दोहरानी है वापस से। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे लैम्डा, ये यहाँ पर हमने मान लो इस तरीके से ले लिया है, ठीक है, प्लस लैम्डा चार्ज हमने रखा है यहाँ पर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, और यहाँ पर हमने इसका बाइसेक्टर ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाता है कि भाई साहब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लस लैम्डा चार्ज है, प्लस लैम्डा चार्ज है, तो ये पॉइंट हो गया, मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है, सपोज ये आपका एंड हो गया
1 और ये हो गया एंड 2। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही होगी, वो कौन सी जा रही होगी, तो E1 जा रहा होगा, और ये 2 वाले एंड से E2 इधर जा रहा होगा। बात आ रही है समझ में? राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए, ये तो हमको पता है, लेकिन अगर हम एंगल को देखें बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये एंगल है, क्योंकि बाइसेक्टर है, और अगर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर से हमें एंगल कहाँ से लेना होता है, हमेशा परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर से ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। दोनों ही एंगल कैसे हैं, सेम है। जब दोनों एंगल सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो इसको एंगल अल्फा, मान लो इसको एंगल बीटा, कोई भी लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर θ1 किसको ले रहे हो, θ2 किसको ले रहे हो, चलो θ1 θ2 लेके बताता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको θ1 ले लेते हैं, इसको θ2 ले लेते हैं, राइट। अब ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे, यस और नो, क्या मिलेंगे, कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो ये आपका E1 है, ठीक है, तो इसका ये वाला एंगल कितना आएगा, 45 होगा कि नहीं होगा, अरे भाई होगा कि नहीं होगा, यस तो ये हो जाएगा E1 cos 45, ठीक है। E2 ने भी यहाँ पे 45 एंगल बनाया है, तो ये कितना हो जाएगा, E2 cos 45। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, E1 sin 45, और सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा E2 sin 45। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. तो अब आप समझिए कौन सा कंपोनेंट है जो कि कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, Vertical Time. component. वर्टिकल मतलब कि Sin पैरेलल 45. कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट क्या कहेंगे बेटा, पैरेलल कंपोनेंट। और ये क्या है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, E1 cos 45 प्लस E2 cos 45, यस और नो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हियर वी कैन से पैरेलल कंपोनेंट विल बी 0, तो E parallel is 0, तो we can say parallel component will be 0, ठीक है। और ये जो E1 cos 45 प्लस E2 cos 45 है, ये क्या हो जाएगा, भाई दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है, राइट। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम देखें, E परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं, K लैम्डा बाय D cos सॉरी sin θ1 प्लस sin θ2, क्या लिखते हैं, sin θ1 प्लस sin θ2। तो sin θ1 एंड sin θ2, तो θ1 एंड θ2 बोथ आर सेम, तो sin θ प्लस sin θ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ sin θ हो जाएगा। Sir. तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, कि 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय d sin θ। ये स्टेप सबको समझ में आया, मैंने डायरेक्ट लिखा है, बताइए अगर समझ में नहीं आया है तो प्रॉपर तरीके से लिखवाऊं फिर से, बताइए। Yes, sir. समझ. सबको क्लियर है बेटा, एक एक बच्चे को क्लियर Yes, होना sir. चाहिए, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. नक्षत्र, शैल, सर एक बार वापस बोलो ना, और लास्ट। यहाँ पर बेटा हमने k लैम्डा बाय d साइन θ1 45 θ2 45 दोनों एंगल सेम है, मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, θ1 इज इक्वल थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, राइट। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय d साइन थीटा। बोलो क्लियर है, हाँ भाई समझ में आ गया। यस सर। सर लेकिन परपेंडिकुलर में कॉस नहीं होता है, पैरेलल में होता है बेटा कॉस तो। जो हमारा Yes, sir. फॉर्मूला है कि अगर आपने यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ पर E1 cos 45 प्लस E2 cos 45 मतलब 2E cos 45 हो जाएगा,
आंसर क्या आएगा, 2e cos 45 हो जाएगा। तो 2e हाँ सर। cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2e होगा। आप यहां पर भी करके देख लो वही चीज, आंसर वही आएगा यहां पर भी। सर क्लियर है चीज? सर ये लैम्बडा क्लियर है बेटा सभी को? अच्छा अब समझिए, मान लो एक और एग्जांपल समझिए। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फाइनाइट वायर लिया है जिसपे हमने लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है प्लस लैम्डा, ठीक है। और जैसे पहले यहाँ पर हमने कंडीशन ली थी 45 और 45, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को उठा के आपको बता देता हूँ। ये सिचुएशन हमारे पास थी, ठीक है। ये सिचुएशन हमने देखी अभी। अच्छा अब मैंने क्या किया कि ये जो लेंथ हमने लिया है, ये जो हमने लेंथ लिया है इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये बढ़ गया। तो अब आप समझिए कि ये जो एंगल 45 था, ये एंगल 45 और ये एंगल 45 था, अब ये एंगल एक्सटेंड होके कितना हो जाएगा, तो ये एंगल मान लीजिए हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये जो इंक्रीज हुआ एंगल बेटा, जो इंक्रीज हुआ एंगल, ये एंगल कितना आएगा 15 डिग्री। यस और नो? यस सर। अच्छा, जिस तरफ एंगल बड़ा होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जो अगर हम पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करते हैं, इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। ई पैरेलल हम फाइंड कर रहे हैं, ये जो वायर है इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करनी है वो कितनी आएगी, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर 45 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अगर यस सर। अगर हमने एंगल 45 लिया था, बाइसेक्टर किया था, इक्वल एंगल था, तो उस कंडीशन में पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, 0। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने एंगल को इंक्रीज किया है, 45 टू 60 कर दिया, तो जो इंक्रीज हुआ, अब देखो ये तो 45 है अभी भी, तो 45 तो एक दूसरे को अभी भी कैंसिल कर रहा होगा, यस और नो भाई। यस 45 तो एक यस दूसरे को सर। कैंसिल कर ही रहा है, तो बचा हुआ कितना है, 15 डिग्री बचा हुआ है। तो 15 डिग्री की वजह से आपको पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा या नीचे की तरफ मिलेगा, बताओ। सर नीचे की साइड। नीचे की साइड मिलेगा कि ऊपर की तरफ मिलेगा, बताइए एवरीवन, बताओ भाई जल्दी बताओ। सर नीचे की। नीचे की तरफ मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जिस तरफ एंगल होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मतलब जिस तरफ एंगल ज्यादा होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर इस तरफ एंगल ज्यादा है तो इस तरफ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगी। अब ये जो हमें पैरेलल कंपोनेंट मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किसकी वजह से मिल रहा है, तो ये जो 15 डिग्री बचा हुआ है ना, उसकी वजह से मिल रहा है, मतलब ये 15 डिग्री पे ये जो चार्ज यहाँ पर बचा हुआ है उसकी वजह से हमें यहां पर मिल रहा है। बोलो आई बात समझ में? यस। एवरीवन क्लियर, सबको समझ में यस आया? यस ठीक है। तो यहां से मैं एक
स्टेटमेंट देता हूं उसको समझिए। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, फ्रॉम दिस we can say that if left hand side angle is greater than electric field will be in right hand side। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, आप सभी को ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? Yes, sir. अब आगे समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहां पर लैम्ब्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इस पे, ठीक है, ये यूनिफॉर्म थिन वायर है, जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है वो वायर है आपका, और यहां पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो लैम्ब्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है और यहाँ पर कोई पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं, वहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो पहली चीज तो आपको जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आप एंगल कहां से लेंगे बेटा। अगर हम ये कहेंगे ये 1 है और ये 2 है, तो एंगल आप कहां से लेंगे एंड पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए, पी पॉइंट से लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर से लिया जाता है एंगल तो हमेशा। तो सबसे पहले अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूं, ध्यान रखना सभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको हमने कनेक्ट किया, सिमिलरली इसको हमने कनेक्ट किया, तो अब आप समझिए ये एक एंगल बन गया और एक ये एंगल बन गया, क्योंकि एंगल कहां से लेना है, एंगल कहां से लेते हैं, परपेंडिकुलर से। कहां से लेते हैं, परपेंडिकुलर से, राइट। तो जो एंगल बड़ा है उसको हमने θ1 नाम ले दिया और जो एंगल छोटा है उसको हमने θ2 नाम दे दिया। बोलो किसी को कोई समस्या? अब आपसे कहा जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट है, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट कहां आएगा, इस तरफ आएगा, यस और नो भाई। पैरेलल कंपोनेंट किस तरफ आएगा, इसी तरफ तो आएगा, ये आपका पैरेलल कंपोनेंट आएगा, ठीक है, यस और नो? यस सर। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके। तो अब यहां पर हम ले रहे हैं पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। और अगर हम ये वर्टिकली देखें तो ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था बताइए बेटा, ये आपका डिस्टेंस d है, तो k लैम्ब्डा बाय d cos θ2 माइनस cos θ1, क्या ये फॉर्मूला है हमारे पास में? Yes, sir. राइट। अब जो एंगल छोटा है, अब यहां पे एक चीज समझो कि दोनों एंगल जो हैं वो परपेंडिकुलर के एक ही तरफ आ गए, जबकि यहां तक हमने क्या किया था कि ये परपेंडिकुलर है और उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ एंगल आते थे तो हम θ1 और θ2 ले लेते थे। लेकिन यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसका अब नाम चेंज कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि ये जो बड़ा एंगल है उसको मान लीजिए बेटा आपने लिया अल्फा
और जो छोटा एंगल है उसको हमें लेना पड़ेगा माइनस बीटा। क्या लेंगे? माइनस बीटा। क्यों माइनस बीटा लिया? बिकॉज ये परपेंडिकुलर से अंदर, ये जो है अभी तक हम जो ले रहे थे वो एक तो या तो यहां ले रहे थे, लेकिन यहां पर दोनों एंगल कहाँ आ गए? एक ही तरफ आ गए हैं। दोनों एंगल किस तरफ आए हैं? परपेंडिकुलर से एक ही तरफ आ गए दोनों एंगल। तो जो छोटा एंगल है उसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये सब कहीं पे दिखेगा नहीं ऐसा बुक के अंदर कि जो छोटा है उसको आप नेगेटिव ले लो, ठीक है? ऐसा कहीं आपको दिखेगा नहीं, बट आपको ये थोड़ा इजी मेथड है, आपको जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? अब समझिए, मान लीजिए हमने लिखा k लैम्डा बाय d cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब हम जानते हैं कि थीटा 2 मतलब कि छोटा एंगल। छोटा एंगल कौन सा है? माइनस बीटा है, राइट? माइनस cos थीटा 1। थीटा 1 कौन सा है? तो अल्फा है। अब आप समझिए इसका आंसर क्या आएगा। तो E पैरेलल इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाय d cos थीटा 2। अब cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos ऑफ Cos माइनस theta. थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा cos बीटा माइनस cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। तो यहां पर जो पैरेलल कंपोनेंट हमने फाइंड किया उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, ठीक है? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा भी क्या हो जाता है? cos थीटा ही हो जाता है। यस और नो? अब समझते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, ठीक है? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है? k लैम्डा बाय d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं k लैम्डा बाय d साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 मतलब थीटा 1 की वैल्यू क्या है बेटा? अल्फा। और थीटा 2 की वैल्यू क्या है? माइनस। तो यहां पर देखिए साइन थीटा 1, थीटा 1 मतलब कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाय d साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्या यहां तक क्लियर है? यस तो यस यहाँ सर। पर जो परपेंडिकुलर Yes, sir. कंपोनेंट लिया, परपेंडिकुलर हमने जो फाइंड किया उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, ठीक है? समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट? और टेन थीटा अगर आपको फाइंड करना है तो टेन थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं? थीटा देखो कौन सा होगा वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए ये आपका ई नेट आएगा जिसमें ये आपका एंगल थीटा आ जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा? ई परपेंडिकुलर बाय ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर बाय ई पैरेलल। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो Yes, ई sir. परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और ई पैरेलल आ जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। बोलो क्लियर है? यस सर। यहां Yes, तक sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले। है किसी को कोई डाउट? और मतलब इससे हेल्प क्या होगी छोटे एंगल को माइनस लेने से? छोटे एंगल को माइनस लेने से हेल्प ये होती हाँ सर। है। अब आगे देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही काम है, ठीक है? लेकिन करना खुद से है। पेन और पेपर रख लीजिए अपने पास में, नोटबुक उठाइए और देखिए, कीजिए। चलिए सॉल्व।
इस तरीके से हमने लिया हुआ है, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर है, ये कोई पॉइंट कंसीडर किया है P, ठीक है, और ये एक एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, तो एक ये एंगल आ गया और एक ये एंगल आ गया। तो जो यहाँ पर ये एंगल गिवन है, सॉरी गलत कर दिया, ये तो ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, और ये पॉइंट है जहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मतलब कि बेसिकली नेट तो ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए स्टार्ट कीजिए सभी लोग, चलिए देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहली चीज तो θ1 और θ2 क्या आएगा, θ1 क्या आएगा बताओ जरा, मिश्का θ1 कितना आएगा? 40. सर 70 आएगा। मैं पूछ तो मिश्का से रहा हूं, बाकी सारे के आंसर दे रहे हैं। θ1 कितना आएगा? सर 40। नहीं बेटा, 40 नहीं आएगा। प्रियांशी, प्रियांशी, भूमिका, जो बड़ा एंगल होता है उसको θ1 लेते हैं, जो छोटा एंगल होता है उसको θ2 लेते हैं। θ1 यहाँ पर 70 डिग्री है, तो θ2 कितना है? -40। 30 डिग्री यस या -30 डिग्री? सर -30 -30 डिग्री। डिग्री। -30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम पैरेलल कंपोनेंट निकालने की बात करें तो k λ/d cos θ2 माइनस cos θ1, तो क्या हो जाएगा k λ/d cos θ2, तो cos θ2 की वैल्यू कितनी है? -30 माइनस cos θ1, θ1 की वैल्यू कितनी है? 70, तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है बेटा? cos थीटा होता है। तो वी कैन राइट k λ/d cos 30 माइनस cos 70, खत्म। अब यहां पर मैं आपसे ये कह रहा था कि d को आपको एक ही टर्म में फाइंड करना है। देखो ये आपका a है, ये आपका a है, ये आपका d है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है, तो d आ जाता है आपका a cos 30, ऐसा कह रहा था मैं। आया समझ में? d की Yes, वैल्यू sir. क्या आ जाएगी? a cos 30, राइट? ये समझ में आया सबको? मैंने कंपोनेंट ले लिया है इसका, यस सर। ठीक है। चलिए अब आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे बताओ? परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे? वही E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k λ/d साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो क्या हो जाएगा k λ/d साइन θ1, θ1 की वैल्यू कितनी है? 70 प्लस साइन θ2, θ2 कितना है? -30, तो ये हो जाएगा k λ/d साइन 70 माइनस साइन 30,
बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. पक्का? यस सर। समझ में आ गया सभी को? सबको क्लियर है सर बेटा? हर बार cos माइनस थीटा को cos थीटा ही लेने का ना? सॉरी, क्या पूछ रहे हो बेटा? cos माइनस थीटा को cos थीटा ही लेने का ना हमेशा? हाँ, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ Yes, पे sir. लिखा ना साइन ऑफ -30, तो क्या लिखा? माइनस साइन 30 लिखा है। इससे आगे देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस बीटा को क्या लिखा है? माइनस साइन बीटा लिखा है, राइट? इससे भी आगे कहीं कुछ है क्या? चलो क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, चलिए समझिए नेक्स्ट। मान लीजिए कि अगर हम इनफाइनाइट वायर ले लें, क्या ले लें? इनफाइनाइट वायर्स। इनफाइनाइट वायर समझते हैं आप? इफ वी आर टेकिंग इनफाइनाइट वायर, सो इनफाइनाइट वायर में आप देखिए ये एंडलेस है, ये भी एंडलेस है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी खींचे जा रहे हैं। ठीक है, प्लस लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर यूनिफॉर्म, और यहां से डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया है। वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। तो यहां पर अब एक समझिए, एक चीज समझिए कि ये अगर आप यहां से इनफाइनाइट है बेटा, मतलब यहां से अगर मैं बैठा हूं और मैं अगर यहां से अहमदाबाद, अब अहमदाबाद कहने के लिए तो 100 किलोमीटर है, मैं जहां बैठा हूं वहां से अहमदाबाद 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं अहमदाबाद तक 100 किलोमीटर है, लेकिन अगर मेरे पास कोई पॉइंट, अगर मैं चीटी है, चीटी, ठीक है, अगर वो दौड़ेगी तो उसके लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो यहां से अगर आप इसको ट्रैक करने की कोशिश करोगे तो आप इसी तरीके से जाओगे एंडलेस इनफाइनाइट तक। यस और नो? Yes, sir. भाई आप ऐसे ही जाते जाओगे आगे, तो ये यहाँ पर एक एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली अगर आप इस तरफ भागोगे तो इनफाइनाइट तक आपको जाने के लिए यही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? राइट, तो ये एंगल को मान लो θ1, इस एंगल को मान लो θ2, दोनों ही 90-90 है। ठीक है, तो अगर आपको यहां पूछा जाए कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पैरेलल के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है? k λ/d cos θ2 मतलब 90 एंड cos θ1 मतलब कि 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी पैरेलल कंपोनेंट के लिए? 0 हो जाएगी। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर अब आपसे कहा जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल कंपोनेंट, तो सॉरी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखेंगे? k λ/d sin θ1 प्लस sin θ2। तो sin θ1 मतलब कि sin 90, sin θ2 मतलब कि sin 90, sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 2k λ/d। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है इनफाइनाइट वायर के लिए, पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/d, ये आपको डायरेक्टली याद होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब हम ले लेते हैं सेमी इनफाइनाइट। एक हमने ले लिया इनफाइनाइट, अब नेक्स्ट ले लेते हैं सेमी इनफाइनाइट।
ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर में देखिए क्या होगा, ये इस तरफ भाग रहा है माइनस इन्फिनिटी। अब सेमी इनफाइनाइट में मतलब कि एक ही तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहां पर आपको फाइंड करना है, ये पॉइंट पे। तो अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे बेटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90. अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो वायर ही नहीं है, तो ये वाला एंगल तो 0 हो जाएगा, राइट भाई। एक ही Yes. तरफ है एंगल, तो वो तो 90 हो गया सेमी इनफाइनाइट में, बट इस तरफ तो एंगल है ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो θ1 हमारा आ जाएगा 90 और θ2 क्या आ जाएगा, 0, 0. राइट। अब आपसे कहा जाए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, तो पैरेलल कंपोनेंट देखो इस तरफ ही वायर है, तो इसका रिजल्टेंट हमें इस तरफ मिलेगा पैरेलल का, यस और नो भाई। चार्ज सारा इस तरफ इकट्ठा कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, सर अभी बताया था ना, जिस तरफ एंगल बड़ा होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। Yes, sir. और ये आपका आएगा परपेंडिकुलर, फॉर्मूला लगाओ, E पैरेलल इज इक्वल्स टू K लैम्बडा, ये डिस्टेंस D है बेटा, K लैम्बडा बाय D cos θ2, θ2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस cos θ1 cos 90, तो ये कितना हो जाएगा K लैम्बडा बाय D, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा K लैम्बडा बाय D साइन θ1, θ1 कितना है 90 प्लस साइन θ2 साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये आ जाएगा K लैम्बडा बाय D। मतलब कि दोनों का ही मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम आया, यस और नो। यस सर तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम चाहें तो यहां पर हमें मिल सकता है, और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर। अब E परपेंडिकुलर एंड E पैरेलल दोनों कैसे हैं, सेम है, तो वी कैन से E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2E स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू E, ये आपका क्या आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन E की वैल्यू कितनी है, तो E का वैल्यू है आपका K लैम्बडा बाय D, ये क्या आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा। अब अगर आपसे कहा जाए टेन थीटा कितना आएगा, तो भाई साहब टेन थीटा निकालना है आपको, तो टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब E परपेंडिकुलर बाय E पैरेलल। परपेंडिकुलर की हमारे पास क्या वैल्यू है, E परपेंडिकुलर भी K लैम्बडा बाय D है और E पैरेलल भी K लैम्बडा बाय D है, तो क्या आ जाएगा ये और ये कैंसल, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब थीटा कितना आएगा 45 डिग्री पे आएगा। मतलब कि नेट रिजल्टेंट इसमें थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा होगा हमको, थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी 45 आ रही होगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. यस सर कोई यस doubt? सर नो सर। पक्का, सर यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर, Okay, sir. थैंक यू सर।